धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। नमस्कार, धाकड़ खबर के सेगमेंट बात जनता की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रवि अरोड़ा। दोस्तों, अपने इस सेगमेंट में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश दिखाई देता है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के बाहर एक युवक और युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामला बलात्कार से जुड़ा था, एक सांसद से जुड़ा था। सांसद पर आरोप था कि उन्होंने युवती के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने उस मामले में युवती को न्याय दिलवाने की बजाय उसके खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे भूमिगत होना पड़ा। वो जगह जगह भटकती रही लेकिन उसको न्याय नहीं मिला और फाइनली उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में एक नया मोड़ अभी आया है कि युवती ने जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी उनमें से एक प्रमुख जो आईजी थे उस समय, अमिताभ ठाकुर जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामला अनेक अन्य अधिकारियों से भी जुड़ा हुआ था। उस समय एसएसपी जो थे वो अमित पाठक थे वहां पर। अमिताभ ठाकुर तो आईजी थे और बाकी दरोगा, सीओ, थानेदार, इन सब लोगों के खिलाफ भी युवती ने आरोप लगाया था। लेकिन गिरफ्तारी केवल अमिताभ ठाकुर की हुई है। अमिताभ ठाकुर जिन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वो योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और अमिताभ ठाकुर जिन्होंने घोषणा की थी कि वो एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अमिताभ ठाकुर जिनको अभी हाल ही में मार्च के माह में जबरिया रिटायर भी कर दिया गया। तो क्या ये कोई राजनीतिक मामला है या सचमुच युवती को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में नेताओं पर जब बलात्कार के आरोप लगते हैं तो न्याय फिर देरी से ही मिलता है। हिंदुस्तान जहां पर हर एक घंटे में बलात्कार की खबर आती है, लेकिन देश भर के रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पूरी दुनिया में सबसे कम बलात्कार की रिपोर्टिंग भारत में होती है और मात्र 30-35 हजार बलात्कार के मामले ही रिकॉर्ड हो पाते हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिर एक साथ जुटे हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने आईपीएस अधिकारी रहे, आईजी के पद से रिटायर हुए एसआर दारापुरी साहब, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। हमारे साथ हैं अजय औदिच्य जी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, विभिन्न अखबारों में वो लगातार छपते रहते हैं। और हमारे साथ हैं श्रीमती मोनालिजा चौधरी। मोनालिजा चौधरी लखनऊ में प्रवास करती हैं और संजय गांधी पीजीआई की वहां पर सीनियर पीआरओ पद से रिटायर हुई हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अनेक इनकी किताबें छप चुकी हैं और महिलाओं के मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। तो बात को मैं अपने अतिथियों की ओर ले जाते हुए सबसे पहले दारापुरी साहब आपसे ही बात करना चाहूंगा कि इस मामले में जो ये गिरफ्तारी हुई है अमिताभ ठाकुर की, क्या ये इकलौते आईपीएस थे जो इस मामले में जिम्मेदार हो सकते थे, या अमित पाठक जो तत्कालीन जिनकी जिम्मेदारी थी, जो वहां पर एसएसपी थे, या 2 सीओ भी वहां पर आईपीएस थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये कोई राजनीतिक किसी तरह से बदले की भावना तो नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए, एक तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि अमिताभ ठाकुर वहां पोस्टेड नहीं थे। ये जो है वो क्या था, सर्विस में रहते भी और रिटायर होने के बाद या रिटायर किए जाने के बाद वो एक तरह से सोशल वर्क कर रहे थे, और बाकी राजनीति वाला तो खैर उन्होंने घोषणा की थी। तो जब ये बात आई तो मैंने इसकी डिटेल पता करने की कोशिश की। मैंने अमिताभ ठाकुर के यहाँ फोन किया, उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अटेंड किया। मैंने उनसे पूछा भी क्या मामला है भाई, ये तो पोस्टेड भी नहीं थे वहां पर, जो फिर इनका नाम कैसे आ रहा? तो एक मैं स्पष्ट कर दूं कि वो जो मामला जब था वहां पर लड़की के बलात्कार वाला जो केस लड़की ने कराया था, उसमें अमिताभ ठाकुर वहां पोस्टेड नहीं थे, वो लखनऊ में थे। तो नूतन ठाकुर ने मुझे बताया कि वो लड़की का कोई वीडियो जो है, पहले वो वीडियो सोशल मीडिया पे आया था
और उसी वीडियो को अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को भेज दिया था कि आप इसमें जांच करिए, इसको जो न्याय बनता है न्याय दीजिए। अच्छा, वो भी सोशल मीडिया पे आया कि अमिताभ ठाकुर ने लिखा है। उसके बाद वो लड़की ने इनसे अमिताभ ठाकुर से मतलब संपर्क किया। इसी बीच में जो जिला पुलिस है, बनारस की जिला पुलिस है, उन्होंने उनको कुछ कागजात और सीडी वगैरह दिए अमिताभ ठाकुर को, और ये कहा कि ये लड़की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही है, ये जो है ये उन्होंने कहा। इस पर अमिताभ ठाकुर ने मतलब अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, और पर वो लड़की फिर इनके पास आई और इनको कहा कि आप हमारी मदद करिए, आप हमें न्याय दिलाइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए, तुम्हारे खिलाफ भी इस प्रकार की शिकायत है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाइए। पर वो लड़की जिद कर रही थी, तो उस पे उन्होंने, नूतन ठाकुर ने मुझे बताया कि अमिताभ ठाकुर ने उसे डांट दिया कि आप जाइए, हम नहीं कर सकते हैं। तो वो खैर उसके बाद लड़की वो चली गई। उसके बाद अब जब जो है ये मामला आया दिल्ली में आत्मदाह करने का, तो उसमें फिर उस लड़की ने फिर उनका नाम ले दिया कि अमिताभ ठाकुर, अमित पाठक, वहां के सीईओ, जज और कैंट के दरोगा वगैरह जो है, ये सारे मिलके हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया जा रहा। वो जो केस है, उस केस की डिटेल ये है, जो झूठा केस लड़की ने कहा है वो ये है कि उसने किसी स्टेज पे अपनी डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जो है वो दाखिल किया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ को दूसरी है, और बाद में फिर एक दूसरा डॉक्यूमेंट दाखिल किया, उसमें डेट ऑफ बर्थ दूसरी है। तो जो आरोपी सांसद है, उनके भाई ने इस बात को पकड़ के उसके खिलाफ जो है वहां पर थाना कैंट बनारस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया, ये जो है। तो वो ठीक है, केस दर्ज हो गया, तो पर वो लड़की डर के मारे वहां से, लड़की और उसका दोस्त जो भी लड़का दूसरा है, वो वहां से मतलब अंडरग्राउंड हो गए, वो पुलिस के सामने अपीयर नहीं हुए। तो पुलिस ने फिर, जैसा होता है कि उनके खिलाफ पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट लेके उनके घर पर जो है दबिश वगैरह देनी शुरू कर दी। लड़का लड़की जो है वो भाग के अपने दिल्ली चले गए और वहां पर उन दोनों ने आत्मदाह कर लिया। तो इस मामले में जो बात अब तक मुझे पता चली, जो बताई गई, उसमें मुझे अमिताभ ठाकुर का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है ये वाला, कि जिसके कारण लड़की ने आत्मदाह किया हो। लड़की ने नाम जरूर लिया है। आपको यही रोक रहा हूं, लड़की का जो आरोप था कि मुख्तार अंसारी के कहने पर, अमिताभ ठाकुर के दबाव पर पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि अमिताभ ठाकुर अगर इस तरह से मामले में इन्वॉल्व थे तो वो 120B के मुलजिम बनते हैं, यानी कि षड्यंत्र रचने के। और जो कार्रवाई की पुलिस ने लड़की के खिलाफ, गलत कार्रवाई जिसको मानकर जांच की जा रही है एसआईटी द्वारा, तो उसमें मुख्य कल्पित, जो मुख्य आरोपी, तो वहां के तत्कालिक पुलिस अधिकारी हैं, उनकी अरेस्ट नहीं, क्यों अमिताभ ठाकुर को ही निशाना बनाया गया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो देखिए, इसमें मैं और बताऊं कि इसमें अमिताभ ठाकुर का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो शायद, मुझे ये नहीं मालूम कि उनका वो जो सांसद जो जेल में है, राय जो है, तो उनसे उनका कोई संबंध है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। परंतु इस मामले में मुझे लगता है इसको और गहराई से तफ्तीश किए जाने की जरूरत थी। इसमें तुरंत जो है कोई गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, और मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी इसीलिए की गई है क्योंकि वो योगी जी के खिलाफ उन्होंने ये चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वो अयोध्या और गोरखपुर जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया और उनको 2-3 दिन से घर पर ही नजरबंद रखा हुआ था। और वैसे भी अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, या जो वर्तमान सरकार है, या उससे पहले वाले के खिलाफ जो है वो बराबर लिखते रहे हैं। तो मुझे गिरफ्तारी में तुरंत तो यही लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है, जबकि इसमें और गहराई से तफ्तीश किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने, दारापुरी साहब, आपने कहा आपको इसमें राजनीति की बू नजर आती है, और मैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि भाटी जी, ये किस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां विरोधियों को अरेस्ट किया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, और जमानत कहीं किसी मामले में मिल जाती है तो उसके बाद फिर एक और मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है,
जिस तरह की खबरें तमाम तरह की आ रही हैं, हर जिले से आ रही हैं, और अब ये इतना बड़ा मामला हमारे सामने आया है कि आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है। एक मामूली घटना नहीं है कि एक आईपीएस को अरेस्ट किया जाए, जिसमें भी उनका सीधी कहीं सी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। तो ये किस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजकुमार जी? कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शैली है वो हर घटना से अपना हित साधते हैं, राजनीतिक हित साधते हैं। कोई अपराध की घटना हो, कोई आर्थिक अपराध हो, किसी भी तरह की बात हो, उसे उस तरह से कार्रवाई करते हैं जिससे उनका राजनीतिक लाभ हो। आप जो कह रहे हैं कि एक आईपीएस की गिरफ्तारी, मुझे याद है एसआर दारोपुरी साहब की गिरफ्तारी एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर की गई थी, और शायद जनवरी का महीना था, काफी सर्दी थी। इन्हें रात को 2 बजे घर से उठाकर पुलिस अपराधियों की तरह लेकर गई थी। इन्हें गर्म कपड़े भी नहीं लेने दिए थे और दवाइयां भी नहीं लेने दी थी, जो बीपी वगैरह की दवाई लेते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं था कि एसआर दारापुरी को गिरफ्तार करके क्या मकसद हासिल कर लेंगे। वो लोगों को डराना चाहते थे, लोगों में भय उत्पन्न करना चाहते थे कि अगर एक रिटायर्ड आईपीएस को और एक सामाजिक कार्यकर्ता को हम इस तरह रात को गिरफ्तार कर सकते हैं तो कोई बोलने की हिम्मत न करे सरकार के खिलाफ। ये संदेश वो देना चाहते हैं। जहां तक ये महिला अपराध का सवाल है, रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं मतलब इस तरह की हैं कि जिनमें कार्रवाई नहीं हुई, समुचित कार्रवाई। पीड़ित महिला की बात सुनी नहीं गई, मुकदमे दर्ज नहीं किए गए, मुकदमे दर्ज कर लिए गए तो गिरफ्तारी नहीं हुई, और कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है पुलिस की और सरकार से निराश हो गए। पत्र लिख लिख के कोई फांसी के फंदे पे झूल गई, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा ली। एक दो नहीं, सैकड़ों घटनाएं पिछले 4.5 वर्ष में योगी जी के शासन में हुई हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूं कि जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आते हैं, उस राजनीतिक, उस विचारधारा में, उस संस्कृति में महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। महिलाएं, शूद्र और अल्पसंख्यक, ये इनके लिए 2 दर्जे के नागरिक है। इनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो मुट्ठी भर लोगों के लिए है। तो इसलिए महिलाओं को जो मनुस्मृति इनका आदर्श ग्रंथ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि महिला किसी भी स्त्री को कभी भी आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। वो आजाद रहने लायक नहीं है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती, वो अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती, उन्हें हमेशा गुलाम रहना चाहिए, पुरुष के अधीन रहना चाहिए। तो इस तरह की इनकी मानसिकता होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि भारतवर्ष में केवल एकमात्र राजनीतिक पार्टी ऐसी है, बीजेपी, जो बलात्कारियों के समर्थन पर सड़कों पर जुलूस निकाल सकती है, तिरंगे झंडे लेकर नारे लगाते हुए जुलूस निकाल सकती है। कुलदीप सेंगर के उन्नाव का मामला है, कुलदीप सेंगर के खिलाफ वो लड़की कई महीने से लगातार शिकायत दे रही थी, थाने में जा रही थी, तो मुकदमा दर्ज करने का दबाव डाल, पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, फिर मुकदमा दर्ज हो गया तो गिरफ्तारी नहीं की गई, उल्टे उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया, और जेल में उसकी इतनी पिटाई की गई उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तब मीडिया में ये मुद्दा बना और तब ये दबाव बना कि उसे गिरफ्तार किया जाए। उस समय भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस प्रेस के सामने आके उस विधायक के लिए, दोषी जो रेप और हत्या का दोषी विधायक था, उसके लिए माननीय शब्द का प्रयोग कर रहे थे। माननीय विधायक जी ने ये बताया। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अखबारों में छपी खबरों के आधार पर। हाई कोर्ट ने पूछा सरकारी वकील से, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से, कि आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा हमें कोई सबूत नहीं मिला अभी। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी यह है कि अगर इस तरह पुलिस कार्रवाई करेगी तो कोई भी दोषी कभी गिरफ्तार नहीं होगा। और फिर हाई कोर्ट ने, क्योंकि सीबीआई को जांच देने का मन बना लिया था, तो सरकार ने पहले ही सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दी और 24 घंटे के अंदर उस विधायक की गिरफ्तारी होगी। वो आज भी जेल में है। जो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस 6 महीने से सबूत नहीं खोज पा रही थी, तो गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं खोज पा रही थी, सीबीआई ने 24 घंटे के अंदर आधार खोज लिया और उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां महिलाएं असुरक्षित हैं, वहां दलितों पे दमन किए जा रहे हैं, वहां अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है, इनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही है, उनमें समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एक आम चलन हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी का शिकार ये है। मैं राजकुमार जी आपकी बात को बिल्कुल समझ चुका हूं, और आपने अपनी बातचीत में केंद्र में महिला और उत्तर प्रदेश में महिलाओं उत्पीड़न के बारे में आपने बात की। इस मामले में मैं अब बात जानना चाहता हूं मोनालिसा चौधरी जी की। मोना जी, कृपया हमें बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कई मामले आए हैं, ये जो आपने देखा अमित राय वाला मामला है,
इससे पहले कुलदीप सेंगर विधायक का मामला आपने देखा, चिमयानंद जी का मामला आपने देखा। इसमें जो कंप्लेंट करती है युवती, जो शिकायत दर्ज कराती है, उसके परिजनों को उठा लिया जाता है, उनकी संदिग्ध मौत हो जाती है। ये जो लड़की है वो आत्मदाह करने की कोशिश करती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और उसके बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़का लड़की आत्महत्या कर रहे हैं। तो कोई शिकायत अव्वल तो हमारे यहाँ महिलाएं करती नहीं, और अगर करती हैं तो उनको इस तरह से अपराधियों का, नेताओं का और पुलिस का जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, वो उनको उत्पीड़ित करता है। इस मामले को आप एक महिला की नजर से किस तरह से देखती हैं? यहाँ पे सभी बहुत वरिष्ठ और अनुभवशील लोग बैठे हुए हैं और सभी ने बहुत देखा है इस दुनिया को, इस देश को और प्रदेश को पनपते हुए, आगे बढ़ते हुए, महिलाओं को भी आगे बढ़ते हुए देखा है। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बेहद पीड़ा है और अपार दुख है इस बात का कि एक यंग कपल, एक यंग लड़का और युवक और युवती ने एक मुद्दे को उठाया, एक अपने प्रति अत्याचार हुए बात को, अगर उनके प्रति एक अत्याचार हुआ उसको उन्होंने उठाया, वो सार्वजनिक किया, वो एक न्याय मांगने के लिए आगे बढ़े, तो उनका अंत ये हुआ कि वो उनको अपनी आत्महत्या के साथ उनका अंत हुआ। बल्कि मुझे जैसा पता लगा कि उन्होंने अपने वीडियो में ये भी लिखा है कि जिस डेस्टिनेशन को वो मुझे पहुंचाना चाहते थे, जिस मंजिल तक इन लोग मुझे पहुंचाना चाहते थे, हम उस मंजिल तक पहुंच गए हैं और उनकी मंशा जो है वो हम पूरी कर रहे हैं करके उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डालकर और आत्मदाह किया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं हो सकती है कि जो लोग, जिनके पूरा भविष्य सामने था, जो बहुत कुछ कर सकते थे इस अपने जीवन में, वो उनका जीवन इतना क्षणिक उसमें ये समाप्त हो गया। और एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ग्रासरूट लेवल से भी लोगों से जुड़ी हुई हूँ, कि पहली बात तो ये है कि कोई भी महिला के प्रति जब अत्याचार होता है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो सड़क पर हो, कार्यस्थल पर हो, या सामाजिक कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, या आप इस तरह से नेता या कोई करे, तो वो अव्वल तो पहले आती ही नहीं है कि इससे उसकी ही बदनामी होगी, उसके परिवार की बदनामी होगी, हो सकता है छोटे भाई बहन हो, उनकी शादी में अड़चने हो। ये सारी जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, इनसे ऊपर उठकर जब कोई महिला हिम्मत करती है, और आप समझिए कितने केसेस ऐसे होते हैं, उसमें से कितनी महिलाएं आगे बढ़कर अपने प्रति हुए अत्याचार के लिए न्याय मांगने के लिए आगे आती हैं और उनका हश्र ये होता है, तो इससे बड़ी दुखद स्थिति कोई भी सामाजिक परिवेश के लिए, कोई भी सरकार तो आप छोड़ दीजिए, हम पूरे समाज के लिए इससे दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। जब आप इक्वल दर्जा नहीं दे सकते हैं महिलाओं को, तो गाड़ी के दो पहिए जिसको हम कहते हैं, वो कैसे चल पाएगा? मुन्ना जी, मैं आपको ही रोक रहा हूँ। आपने कहा कि हर सरकार में, हर दौर में, हर युग में इस तरह से होता रहा है। मैं बात को ले जाना चाहता हूँ अजय औदिची जी के पास। अजय जी, आए एक पत्रकार के नाते आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि ये केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा का नारा रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए भाजपा मैदान में, तो क्या ये केंद्र में पिछले 6-7 साल में या उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5-5 साल में क्या वाकई महिलाओं का सम्मान की रक्षा हुई है, या ये सरकार भी पूर्व की सरकारों की तरह ही है, या उनसे भी बदतर स्थिति आपको लगती है? एक तो ये, और दूसरा अमिताभ ठाकुर की जो ये गिरफ्तारी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दोनों सवालों का जवाब मुझे आपसे संक्षेप में चाहिए। अजय औदिची जी। रवि जी, एक कहावत है कि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और सच्चाई ये है जो मुझे अनुभव हो रहा है सरकार में, कि माफिया और मीडिया में गठजोड़ हो गया है। माफिया और मीडिया का गठजोड़, इससे खतरनाक गठजोड़ कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जितनी विकृति दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश
को ले लो या पूरे देश को ले लो, ये विकृति का परिणाम यही है। इसीलिए है कि मीडिया और उसमें गठजोड़ हो गया है। जहां तक इस ताजा प्रकरण की बात, तो हाथरस हो, उन्नाव हो या शाहजहांपुर हो, सब एक जैसे हैं। सबसे पहले अमिताभ ठाकुर जी की बात करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमिताभ ठाकुर बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी रहे। लेकिन अगर लड़की आपके पास आई थी तो आपको उसे बिठाल के पहले उसकी बात सुननी चाहिए, उसको डांट के भगा नहीं देना चाहिए। हो सकता है उसने सुसाइड किया हो, लिख के उनका नाम लिखा हो, इसी आवेश में लिख दिया हो कि साहब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो कल्प्रिट हो ना हो। दूसरा, जहां तक माहौल की बात है तो इसमें कोई शक नहीं, मोनालिसा जी सही कह रही है कि हर सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, बलात्कार हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन सरकारी स्तर से जितना बलात्कारियों को, उत्पीड़नकर्ताओं को सरकार से संरक्षण जितना योगी सरकार में मिला है, अब से पहले कभी नहीं मिला। मैं हाथरस की घटना एक ताज्जुब वाली घटना है कि आधी रात को उसकी लड़की की लाश को जला दिया। मुख्यमंत्री से लेके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई जांच में साबित किया गया कि भाई कहा गया कि बलात्कार हुआ है। अब सब शांत हैं। वो मीडिया जो कह रही थी कि एक चैनल तो कह रहा था कि बलात्कार नहीं हुआ, ये मनोहर कहानियां का ट्रेलर चल रहा है, अब कोई नहीं दिखा रहा है। तो असली बात यही है, मैं फिर यही कहूंगा कि माफिया और मीडिया का जो गठजोड़ हुआ है ये उसका परिणाम है। और इस गठजोड़ के चलते वर्तमान तो अच्छा है ही नहीं, आने वाले दिन भी और बुरे होंगे। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, ये सही नहीं किया गया, मेरी नजर से सही नहीं किया गया जी। गिरफ्तार उन्हें करना चाहिए था जिन्होंने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इन्होंने तो उसकी मामले की जांच करने के लिए कहा था। अब बाद में जब उसने लड़की ने देखा कि इन्होंने हमारी बात आगे बढ़ाई है तो वो इनके पास चली गई। अब इनके पास अधिकार नहीं था तो भगा दिया, लेकिन उसकी बात सुननी चाहिए जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मनोहर कहानियां। और हालांकि ये विषय ऐसा है, इस पे तो लगातार कई दिन तक बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की भी सीमा है, इसलिए हमको अपनी बात को विराम देना पड़ेगा। लेकिन आपने जो शब्द कहा, मैं उस शब्द को इस्तेमाल दोबारा करने की इजाजत आपसे चाहता हूं कि वाकई देश में, दुनिया में और खास तौर पे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में मनोहर कहानियां ही सुनाई जा रही, मीडिया के द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, बदमाशों द्वारा और इनके गठजोड़ द्वारा। इस मनोहर कहानियां से हम कैसे बचें, इस मनोहर कहानियों से कैसे हम बाहर आएं, कैसे सत्य तक पहुंचें, यही एक हमारे हाथ में काम है जिसके लिए हमको प्रयास करने होंगे। दारापुरी साहब कुछ और कहना चाहते हैं? मुझे लगता है हम इस विषय को छोड़ेंगे नहीं दारापुरी साहब, हम इस पे दोबारा जुटेंगे और मुझे लगता है बहुत सी बातें आपके मन में भी कहने को रह गई हैं। और जी आप कहें। एक मिनट जी, एक मिनट, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा था, उसके बाद जो जिला पुलिस है उन्होंने अमिताभ ठाकुर को कुछ बताया, कुछ साक्ष्य वगैरह लाकर दिए कि ये लड़की ब्लैकमेलिंग कर रही है, ये सिविल पुलिस का कहना था। इस पर जब लड़की दोबारा आई तो फिर अमिताभ ठाकुर ने आगे कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। उसने बहुत जिद की तो उन्होंने उसको डांटा और भगा दिया, बस केवल इतना है। उन्होंने मदद की थी, उसकी डीजीपी को लिखा था। बाद में जब उस लड़की के खिलाफ पुलिस ने उनको बताया तो उस पर उन्होंने आगे कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया जी। और लड़की ने दारापुरी साहब, मैं अमिताभ ठाकुर को निजी तौर पर नहीं जानता, ना ही मैं उनका कोई बहुत बड़ा कोई पैरोकार हूं। उनकी ईमानदारी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, उनकी वर्किंग के बारे में भी मैं जानता हूं। लेकिन इस सरकार में जहां अमिताभ ठाकुरों की सुनवाई नहीं हो रही, वहां एक आईजी किसी महिला को क्या न्याय दिलवा पाता?
उसने ठीक किया कि उसने कहा कि आप नीचे अधिकारियों के पास जाए या कहीं और जाओ। तो वो तो जिस भी तरीके से अगर आप उनको गिल्टी मानते हैं तो 120B के बनते हैं। साजिश करने के मामले में उनको आप दोषी मान सकते हैं या उनको मुलजिम मान सकते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की और उस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके पीछे फोर्स लगाने ढूंढने के लिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है इनकी अरेस्टिंग होगी तभी लगेगा कि हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आज हम अपनी बात को यहीं विराम दे तो अच्छा रहेगा, हम दोबारा इस पर जुटेंगे। दारापुरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। राजकुमार भाटी जी, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात करी। मोनालिसा जी, आपने महिलाओं की चिंता हमसे साझा की। अजय औदिची जी, आपने बात को कंक्लूड किया और एक नया शब्द मुझे दिया, मनोहर कहानियां। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे मनोहर कहानियों से हम सच्ची कहानियों की ओर बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।